नमस्कार, संघर्ष आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो मेहमान हैं, वो आपके परिचय के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, जो हमारे पीछे के एपिसोडों में जो मेहमान रहे हैं, उनकी उम्र और उपलब्धि उस तरह की रही है, जो आप देख लेते हैं। लेकिन आज के मेहमान की उम्र कम और उपलब्धि बहुत ज़्यादा है। बिना देर किए हुए मैं आपको परिचय करवाता हूँ आज के मेहमान से, श्री अंकित पाठक जी से, जो एक विद्यालय के संचालक, साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और आज के समय के अनुसार जो आप धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी रखते हैं, उन सबों पर चर्चा करने के लिए हम और आज के मेहमान बैठे हुए हैं। तो आइए मिलवाते हैं माननीय अंकित पाठक जी से। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने अच्छे अपने चैनल के माध्यम से मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं। मैं दिल की तमाम गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को मैं शुभकामना देता हूं कि इस चैनल से जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज से हमारे युवा कहीं ना कहीं प्रेरित हो और प्रेरित होकर के कुछ अच्छा करें। मैं ऐसे शुभकामना देता हूं सर। बहुत शुभकामना आपको भी, और इसी के साथ आपकी दूसरी जीवन की शुरुआत करने के लिए इसकी भी शुभकामना अपने पूरे टीम के तरफ से, अपने धर्मपत्नी के तरफ से, सबको आपको शुभकामना देते हैं। धन्यवाद सर कि आपने दूसरी पारी की शुरुआत की है। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले संक्षिप्त में आपका परिचय अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने मुखार बिंदु से दें, ताकि हमारे दर्शक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, वो जान पाए। सर परिचय की बात है तो मेरा नाम अंकित कुमार पाठक हुआ। मैं एक प्राइवेट स्कूल्स जीआरपी पब्लिक स्कूल का मैं संचालक हूँ। साथ ही साथ कुचायकोट ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं ब्लॉक सेक्रेटरी हूँ। इसके साथ ही साथ विद्यांती देवी एजुकेशनल सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय हुआ। एजुकेशन का क्षेत्र में ही हमारा परिचय का क्षेत्र है और एजुकेशन के क्षेत्र में ही मैं काम किया हूँ। मेरी पहचान एजुकेशन से ही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ या अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत कम समय में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं, प्लस उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ा पाते हैं, देख पाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उस तरह के गार्जियन के बच्चों को आप पढ़ाते हैं जो गार्जियन ये भी समझ पाना कि पढ़ाई क्या चीज़ है, वो ये भी नहीं समझ पाता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, उस तरह के बच्चों को आप पढ़ा पाते हैं। तो क्या आपको अपने सक्सेस जर्नी में कुछ ऐसी यादें जो दिखती हैं जो बच्चों को इस उपलब्धि में पहुंचाने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या कभी-कभी बहुत खुशी होता है कि हम इस काम को कर रहे हैं? इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें आप। सर जैसा कि जो सफलता है या जो चीज़ कोई भी व्यक्ति जो सफलता हासिल करता है, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई विद्यालय तो नहीं होती है, बट इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है सिचुएशन से लड़ना, मुसीबतों से लड़ना, हालातों से लड़ना। जितनी हालातें हैं, जितनी मुसीबत हम सामने से फेस करेंगे, उतने हम मजबूत होंगे और उतना ही हम अपनी सफलता को हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आज जो एजुकेशन है, जो हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, यह एजुकेशन मेरे ख्याल से पूर्णतः सभी लोग एजुकेशन लेने का केवल एक ही व्यू रखे हैं, पैसे कमाना। जी। आजकल का जो एजुकेशन है, एजुकेशन केवल और केवल मात्र पैसा कमाने के लिए ही निर्भर हो चुका है, जो हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं है। जहां तक मेरी समझ है कि एजुकेशन हमें सीखना, एजुकेशन हमें चलना, एजुकेशन हमें बोलना, एजुकेशन हमारे संस्कार, एजुकेशन हमारी व्यवस्थाएं, एजुकेशन का मतलब ही होता है समाज में परिवर्तन। लेकिन आज की एजुकेशन केवल और केवल पैसा कमाना और पैसे अधिक से अधिक
व्यवस्था कर लेना एजुकेशन का माध्यम बना हुआ है, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है सर। जैसे कि आपके समझ से धन की उगाही का एक व्यवस्था इस संस्थान को बनाया जा रहा है, एजुकेशन के नाम पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जबकि ये समाज सेवा है, इसको सेवा के भाव से करनी सर जैसा कि एजुकेशन नहीं, मैंने ये कहा कि जो बच्चे हमारे एजुकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, डॉक्टर के क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, तो वो बच्चे केवल और केवल उस एजुकेशन का मतलब यही समझते हैं कि मैं पढ़ूं और पैसे कमाऊं जी। लेकिन एजुकेशन का मूल तात्पर्य है जिंदगी जीने की तरीका को सीखना। जी। क्योंकि बहुत सारे जगह, बहुत सारे ऐसी पुस्तकों में मिली है कि मानव में और पशु में अंतर यही है कि मानव के अंदर सभ्यता और संस्कृति होती और पशुओं के अंदर नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाए तो यह एजुकेशन से कंसल्ट हो सकता है, जुट सकता है। यानी आपके कहने के अनुसार कि पढ़े लिखे व्यक्ति एक ज्ञानी हो सकता है, समझदार हो सकता है, अच्छे से अच्छे बातों को रख सकता है, अपनी बातों को समझा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीजों को सही से नहीं समझा सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जीवन का वो कोई ऐसा दिन जिसे आप भुला नहीं सकते। सर सबसे पहले तो जीवन का वो दिन भुला नहीं सकते। ऐसा तो बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी था मेरे जीवन में जो जिसके बदौलत मैं यहाँ हूँ जी। ये बात लगभग 2017 या 16 की होंगी, जब एक ऐसा मोड़ आया मेरे जीवन में कि मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे घर से निकला हुआ राही को पता नहीं होता कि मेरी मंजिल कहाँ है, उसी प्रकार से वैसा ही सिचुएशन था मेरे जीवन में कि मेरा टिकट 15 अगस्त को हो चुके थे। 15 अगस्त को मैं बाहर जाने वाला था, मेरे ऑलरेडी टिकट बन चुके थे और मुझे एक मन में ये था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। बचपन से ही मेरे दादाजी सामाजिक व्यक्ति थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो मेरे मन में ऐसा विचार था कि मुझे भी समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे भी लगता था कि मैं पढ़ लिख करके पैसे तो कमाऊंगा, बट उस टाइप से मैं पैसे कमाऊंगा ताकि मैं समाज को भी बेहतर बना सकूं, समाज को ठीक कर सकूं। तो फिर वैसा सिचुएशन था, मेरी टिकट बन चुके थे, स्थितियां परिस्थितियां मेरे साथ नहीं थी और उस समय मेरे मन में ख्याल आया, एक शख्स ने मुझे गाइडलाइन दिया और मेरा मन में ख्याल आया कि मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में आना है, मुझे एक संस्था स्टार्ट करना है। और जब संस्था स्टार्ट करने की बात आई तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ट्राई किया, स्टार्टिंग की मैंने प्लानिंग की, लेकिन सर मैं क्या कहूँ, बहुत अफसोस कि मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, हित जो भी होते हैं, मित्र, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी इस चीज को इनकार कर गया। उन लोगों ने भी मुझे सामने से बोला कि बेटा ये काम बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में को तुम कह रहे हो उस क्षेत्र के लिए ये जो स्पेस तुमने चुना है ये बेहतर नहीं है, क्योंकि गांव ग्रामीण इलाके में एजुकेशन को बहुत बेहतर कर देना ये बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत टफ काम है। मैं अंदर से बहुत टूटा टूटा सा हो गया था सर, क्योंकि मैंने अपनी संस्था का एक पोस्टर बनवा लिया था और उस पोस्टर को मैंने लगा दिया था, अपने हाथों से मैंने उस पोस्टर को लगाया था। मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हुई, मैं अंदर से टूटने लगा कि मैं लगाया हूं अपने ही पोस्टर को मैं कैसे उखाड़ूं, जिसमें मैं एक संस्था का नाम दे रखा था जीआरपी कोचिंग सेंटर। अब अपने ही बच्चे को पैदा करके उसको मार देना जैसा मुझे लग रहा था सर। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत टूटा टूटा जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे लगता है दुनिया की सबसे टफ काम होती है निर्णय लेना। किसी भी सिचुएशन में निर्णय लेना ये बहुत टफ काम होता है और मेरे साथ सेम वैसा ही कंडीशन था कि मेरे सभी लोग, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं थे, सब लोगों ने कहा कि नहीं ये बेस्ट नहीं कर पाओगे, बट मेरी एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा इस काम को करिए और आप बेस्ट करेंगे। तो होता है ना कि जब अंदर से जो बातें निकलती है बहुत ही दूर तक जाती है। और फिर मैं इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और धीरे धीरे मुझे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, क्योंकि किसी भी सेक्टर को स्टार्ट करने के लिए, वो एजुकेशन का हो या कुछ भी हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और जहाँ पे पेरेंट्स ही सपोर्ट में ना हो वहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से होंगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। फिर भी मैंने बहुत कम पैसे से, जो मेरे जेब खर्च थे उस पैसे से 1000-1200 रुपए से मैंने धीरे धीरे अपने सेटअप को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया। और करते करते सिचुएशन हालात से लड़ते लड़ते फिर बहुत मेरे सिचुएशन मैंने वैसे भी देखा जिस सिचुएशन में मुझे लगा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अब जीने का मन नहीं, क्योंकि चारों साइड अंधेरा ही अंधेरा था। ये बातें हैं लगभग 2019-20 की। और फिर धीरे धीरे मैंने
लेकिन एक चीज मैंने किया, मुझे सब लोगों ने बीच बीच में बोला छोड़ दो बेटा, तुम बाहर जाओ और कमाओ, लेकिन मुझे एक ही चीज था कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है। या तो बेहतर कर जाना है, या तो अंतिम तक जाकर कुछ सीख लेना है। और फिर धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर की कृपा और मेरा लगन प्रयास और मेरे पेरेंट्स की वैसे सपोर्ट, मेरा स्कूल बिहार सरकार से रजिस्टर्ड भी हो गया और हमारे यहाँ से बच्चे नवोदय सैनिक में भी चले गए। बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप लग गए हैं तो आप पेशेंस रखिए और इंतजार कीजिए और लगातार चलते रहिए, मंजिल तो मिलेंगी। यानी कि आपके अनुसार, और आप ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते, जो कहावतें लोग कहते हैं कि दुख में कोई साथ नहीं होता है, बिल्कुल सुख में बहुत सारे लोग साथ होते हैं। आज आपको पूछने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए, आपके साथ चलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और जब आप शुरुआत किए थे, जब आप खड़ा हुए थे, आपको जब पहला कदम चलना था, उस समय आपके साथ कोई नहीं था। बिल्कुल सर। यानी जो देहावत में कहावत कहा जाता है कि बनला के सार मिले, बिगड़ला के बहनोइयो ना बहनोइयो ना मिले, मिले, ये बिल्कुल चीज बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल साबित हुआ। बिल्कुल। आप अपने बचपन में क्या बनना चाहते थे और आप यहाँ कैसे पहुंच गए? सर बचपन से मेरा सोच यही था कि मुझे समाज की सेवा ही करनी है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से यही सीखा था कि समाज जो है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव को समाज के बीच में रहना है और समाज के लिए ही कुछ करना है। तो फिर मेरे मन में ये चीज थी कि मुझे समाज के लिए ही करना है, मैं जो भी करूंगा समाज के लिए ही करूंगा और समाज के हित में ही करूंगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा और मैंने एजुकेशन के बारे में लगातार सोचा और एक ऐसी कड़ी आई कि मैं जुट गया और मेरा जो भी सपना है बेहतर होने लगा। अभी का जो समय है, अभी के समय के अनुसार आप छोटे बच्चों से 8 क्लास तक के बच्चों को, 9-10 तक के बच्चों को कोचिंग वोचिंग भी पढ़ाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। या समाज में आप पूजा पाठ भी करवाते हैं, लोगों के दरवाजे तक जाना, उनके यहाँ बैठना उठना और उनके सामाजिक ज्ञान को जानना, या आपके कहे अनुसार लोग बातों को आपके ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे एक चीज़ और एक सवाल बराबर झकझोर रही है कि आज से 10 साल पहले में और आज के समय में वो बच्चे जो 9, 10, 11, 12, 8, 7 में जा रहे हैं, उन बच्चों में वो शिष्टाचार नहीं दिख रहा है जो शिष्टाचार आज से 10 साल पहले दिखता था। जो आप में दिखता है, हम में दिखता है, या हम लोगों के समय के जो लोगों में दिखता है, वो आज के बच्चों में वो शिष्टाचार नहीं दिखता है कि किसी गेस्ट के आने पर दरवाजे पर खड़ा होना, उनका पैर छू के प्रणाम करना, उनके रहते रहते अपने आप को बताना कि हम कौन हैं, क्या हैं। और आज के गेस्ट के आने के बाद या आज कोई मिलने के बाद प्रणाम करने तक भी नहीं सोचना, या गुरुओं की वो आदर भाव नहीं हो पाना, इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? क्या गुरुओं की कमी हो गई, या पूजा पाठ या समझाने वाले वो पंडितों की कमी हो गई कि जो सही से नहीं समझा पा रहे हैं, या उन गार्जियनों की कमी है कि वो अपने बच्चों को सही से गाइडलाइन नहीं कर पा रहे सर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले चलता हूँ। हैं? पहले जो हम लोग की सिलेबस होती थी, उस जी। सिलेबस में एक बुक आता था संक्षिप्त रामायण। जी। शायद आपने आपके हाँ, समय में भी हाँ, हाँ, संक्षिप्त। मुझे मेरे ख्याल से हाँ, 2008, 9, 10 तक 2010 तक वो रहा है। रहा, हाँ, संक्षिप्त रामायण। संक्षिप्त रामायण हुआ जी, करते थे। जी, रामायण का मतलब होता है जीने की तरीका, मर्यादाओं के बीच रहना, जी, सबका सम्मान करना। वो चीज आज उसको हटा दिया गया। कहीं ना कहीं वो सिलेबस हम लोग जो पढ़ते हैं, वो पढ़ने का मतलब क्या है कि उसको उस चीज की जरूरत, उसकी नीड मुझे उसी समय पे है। जैसे आप बायोलॉजी देख लीजिए, जो 10th की बायोलॉजी है उसको देखिए, एक 5 की साइंस है उसको देखिए, तो जो 10th में बायोलॉजी में बातें दी गई है वो 5 में नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं 10th क्लास के बच्चों को जिस चीज की नॉलेज की जरूरत है उसको 10th में दिया जाता है। हाँ, जो 5 में जरूरत है उसको 5 में दिया जाता है। सजीव निर्जीव की कहाँ जानकारी करनी है उसको वहां पे सिलेबस में रखा गया। तो कहीं ना कहीं उस समय के जो हमारे सिलेबस निर्माण करने वाले लोग थे, उन लोगों ने संक्षिप्त रामायण रखा था। हाँ, ताकि हमारे बच्चे इस चीज को जाने कि हम किस मर्यादा में मुझे रहनी है। और आज जो है सिलेबस से बिल्कुल उसको अलग हटा दिया गया। आज जो है सोशल मीडिया बहुत सारा चीज दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी चीज को जब हम लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है कि आपकी एज क्या है, ताकि आपको किस चीज की जरूरत है, नीड है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, वहां पे 18+ डाल देते हैं और उनको ऐसे ऐसे ऐड देखने को मिल जाते हैं जिससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत राह पे कन्विंस हो जाते हैं। एजुकेशन
के क्षेत्र में बेस्ट करना ये तो सब लोग चाहते हैं, बट बेस्ट नहीं कर पाते। जैसे आज देख लीजिए, आज लगभग बच्चों की नीड हो गई है एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। जी। जैसा कि आप हाँ, देख रहे हैं आज भी। 9th 10th में बच्चे जाने के बाद या 5 6 7 8 के बाद जाने के बाद बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं मैच्योर हूँ और हाँ। मुझे एक गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है, मुझे एक बॉयफ्रेंड की आवश्यकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गलत चीज नहीं है, मैं उसको ये मना नहीं कर सकता। इसलिए मना नहीं कर सकता सर, क्योंकि जो समाज जिस चीज को मांगती है उसको रोकना यह गलत है। समाज को जिस चीज की नीड है उस चीज को एक बेस्ट तरीके से देखना ये समाज के दृष्टिकोण से बेहतर है। हमारे बच्चे जिसको नीड है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जैसे आप देखिए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मामला में हम लोग के पास हमेशा की सुनने को मिलता है, क्योंकि एक एसोसिएट का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो बहुत सारे स्कूल हमसे कनेक्टेड है, कोचिंग संचालक हूँ या बहुत सी जगह में जाता हूँ, तो अक्सर ये चीज रोजाना ऐसा दिनचर्या बना हुआ है कि उस लड़के उस लड़की का ये मैटर था, वो था, अफेयर था, पिटाना मारना, छोड़ेबाजी, किडनैपिंग, रेप इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज मिल रहा है। तो मैं उन बच्चों को पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रेम करना है तो करिए ना। प्रेम करना गलत चीज नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, प्रेम तो करना ही चाहिए। प्रेम करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम करने का मतलब क्या होता है कि आप बेस्ट करें। अब बेस्ट करें, जैसे कि आप देखिए एक प्रेम जो 12 फेल मूवीज भी आपने देखा है 2019 में, मैंने उसको उसकी बायोग्राफी भी मैंने पढ़ा था। मैं उसकी जब एड देखा तो मैं इतने इमोशनल हो गया कि मैं क्या कहूँ, मैंने तुरंत प्रिंटर से उसको प्रिंट किया और प्रिंट करके मैं कोविड में उसको बैठकर पूरी एक रात में मैंने उसको पढ़ डाला। इतनी मोटी बुक मैंने प्रिंट किया था, लगभग 500 के आसपास थी। उसको पूरा पढ़ने के बाद मैं कई बार रोया, कई बार हंसा, मतलब वो एक पूरे फीलिंग्स को अपने कलम की ताकत से उसमें रख दिया गया था। तो जो मनोज और श्रद्धा की प्रेम कहानी है, बताइए एक प्रेमी और प्रेमिका ऐसे प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं कि दोनों IAS PCS बन जाते हैं। और हमारे समाज के हम लोग के घर के बच्चे ऐसे प्रेम करते हैं कि लात जूता रोज खाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेम तो दोनों है। हाँ, प्रेम तो दोनों है। प्रेम उसने किया तो IAS PCS बन गए, और हमारे घर और आपके घर के बच्चे बच्चियां प्रेम कर रहे हैं तो डंडा लाठी लात जूता सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि पेरेंट्स की मान सम्मान पे भी आंच आ जा रही है। तो मैं उन बच्चों से ये कहूंगा, प्रेम करिए, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको सही से रिप्रेजेंट करना, सामने वाले के दुख को समझना। आजकल तो मुझे लगता है कि प्रेम का मतलब ब्लैकमेलिंग हो गया। हाँ, और जिसके वजह से क्या होते हैं ना, समाज में एक दूसरे से बहुत दुराव हो जाते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी बच्चों के अंदर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों को इन सारी चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कन्विंस करें। बच्चे जब निकल गए हैं ना तो वो जाएंगे ही, लेकिन उसको बेस्ट तरीके से ले चलना ये टीचर और समाज को करना पड़ेगा। और बच्चों को मैं ये मैसेज दूंगा कि आप जो भी आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या जो भी है, अगर लड़कियों की सखियां हैं, लड़कों की दोस्तें हैं, तो उन लोगों को आप बेस्ट बनाने के प्रयास कीजिए और खुद को बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक सड़ा हुआ आलू पूरे बोरे की आलू को बर्बाद कर देता है। और इसके साथ साथ सर जगह का भी बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप एक गिलास पानी ले लिए और आप वहां जाकर बैठकर पी रहे हैं जहां मदिरा चल रहा है, शराब की दुकान, अब बैठ के वहां पे पिएंगे, कोई क्या कहेगा? मैंने तो सर को देखा कि वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। हाँ, पी रहे थे। आप शराब को ले लिए और ला करके और फिर आप चाय की दुकान पे बैठ गए, वहां पी रहे हैं। किसी ने क्या कहा? अरे सर तो वहां चाय पी रहे थे। तो जगह का भी सर बहुत दोष होता है, बहुत दोष होता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि आप अपने बच्चों को वैसे लोगों के साथ छोड़िए और वैसे जगह पे छोड़िए जिसको समाज को भी वेस्ट कहना पड़े और उस बच्चा को भी गलत करने में सोचना पड़े, क्योंकि समाज मुझे वेस्ट कहता है। यहाँ तक कि जैसे कि ये कहावत को सार्थक कर रहे हैं आप कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जाए। जिस संगत में, जैसे संगत में बच्चा रहेगा उस तरह की संगत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे या दर्शकों को बताएं, आपके करियर में वो टर्निंग पॉइंट, वो महत्वपूर्ण मोड़ क्या था जिससे आप आज अपने उपलब्धि पर खुशी मनाते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने उस दुख के समय से निकलकर आज कुछ कर पाया? सर सबसे बड़ा चीज तो ये टर्निंग पॉइंट क्या था कि जैसे कि आप घर से निकले मस्जिद जाने के लिए और आप पहुंच गए मंदिर, कुछ सिचुएशन ऐसा ही था। मैंने 10th की पढ़ाई करी, 12th की पढ़ाई करी और इसके बाद पैसे की नीड की वजह से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया और मैं ITI करने लगा। अच्छा। मैंने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया
बहुत अच्छे मार्क्स 96 97% मेरे मार्क्स आए। मेरे कैंपस सिलेक्शन भी हुए, उस समय हीरो होंडा एक साथ थी, उसमें भी मेरे कैंपस सिलेक्शन हुए थे। लेकिन फिर भी मुझे नीड था, नहीं मुझे समाज के लिए करना है। मैंने पैसे के लिए तो आईटीआई कर लिया, मैंने सोचा कि ठीक है वैसा सिचुएशन आएगा तो मैं करूंगा, बट मैं वहां से उस चीज को, आज भी वो डिग्रिया मेरे पास रखी गई है, लेकिन मैं उस डिग्रिया पे ध्यान न दे करके अपने आप को फिर टर्न किया और टर्न करके फिर एजुकेशन के क्षेत्र में मैं आ गया। और एजुकेशन के क्षेत्र में आकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं समाज के लिए, मैं बच्चों के लिए वेस्ट करता हूँ, और बच्चे हमारे जब उससे वेस्ट कर जाते हैं, जब आकर कहते हैं कि गुरुजी ने आपने पढ़ाया या सर आपने पढ़ाया, आपकी बदौलत में यहाँ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेस्ट फील होता है कि मैंने तो कुछ भी तो किया। क्योंकि एक बीज से एक विशाल वृक्ष का निर्माण होता है, और उसे हजार बीज होते हैं, फिर वृक्ष का निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर उसी बीज को सड़ा दिया जाए, गला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो फिर उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे जैसे, आपके जैसे या और भी लोग ना आए, तो फिर इसका कोई अस्तित्व और महत्व नहीं रह पाएगा। एक सवाल थोड़ा सा इससे हट के हम लोग चल रहे हैं, एजुकेशन का ही है लेकिन लोगों के ज्ञान के लिए है। मैं ये जाना, आप पूजा पाठ भी करवाते हैं, अच्छे पंडित हैं, आपको बराबर बुकिंग भी रहती है, लेकिन आपके पास समय नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि समाज के लिए कि अनेकों तरह की भ्रांतियाँ आजकल चल रही है कि पूजा करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है नहीं है। कभी कभी ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि या लोगों को ये आ जाता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत चीज़ है, राम मंदिर बनाने से अच्छा था कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाता। मतलब अनेकों अनेकों चीज़ें सुनने को आ रही हैं, और समाज में इसको लेकर के जो लोग उठते हैं और इस पर बयान देते हैं, जिनको हमको लगता है कि उस तरह की कोई ज्ञान नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। क्योंकि हम कुछ दिन पहले आपको विकास दिव्य कीर्ति जी का वीडियो देख रहा था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि भगवान नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, आप बस इतना ही जानते हो कि भगवान नहीं है। क्यों नहीं है और बिल्कुल नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर भगवान है यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब कहाँ है ये ठीक नहीं है। तो मैं जो अपने समाज में, स्कूलों में, कोचिंगों में अनेकों तरह के लोग चर्चाएं करने लग रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि क्या दिन भर पूजा करने से भगवान उनके पास आ जाएंगे, या वो पूजा पाठ ही करते रह जाएंगे तो उनकी जीवन चलेगा, या पूजा पाठ की अपनी समय निर्धारित है, या भगवान है नहीं है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश दें। सर इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा हो सकता है, बट मैं उसको संक्षिप्त में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं इसको सार्थक कर रहा हूँ। एक छोटी सी मैं कहानी देकर के, एकदम छोटा सा। एक राजा के यहाँ क्या होता है कि उसके यहाँ यज्ञ होता है, और वो ब्राह्मण से बोलता है कि आप जाओ और गंगा जी को आवाहन करो, गंगा जी को मेरा निमंत्रण दे दो। तो पहले के जमाने में पान और सुपारी की निमंत्रण दी जाती है, ब्राह्मण देवता चलते थे। जैसे जा रहे हैं आगे, तब तक क्या होता है कि एक रैदास करके कोई जूता चप्पल का काम करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। वो बोलते हैं मेरा थोड़ा सा चप्पल जूता जो भी है उसको ठीक कर दो, खड़ा हूं ठीक कर दो। उन्होंने बोला ठीक है, अब जा कहाँ रहे हो? तो उन्होंने बताया ब्राह्मण देवता कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा चीज है, और राजा के यहाँ यज्ञ है, मैं उसको आमंत्रण देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 5 सुपारी मेरा भी आमंत्रण दे देना। वो गए और जा करके दोनों 5 सुपारी आमंत्रण किए बारी बारी से। तो राजा का जब आमंत्रण दिए तो वो बह गया। लेकिन जीव ही कहा कि एक मलाह, एक रैदास जो है चप्पल जूता का काम करने वाला व्यक्ति है, उसी का जो है, जैसे कहा गंगा जी प्रकट होकर सोने की कंगन दे दी भेंट में ब्राह्मण को। और ब्राह्मण जब घर लेकर गए तो पत्नी युद्ध करने लगी कि एक कंगन क्या होगा, कंगन तो दोनों हाथ में चाहिए, क्योंकि महिलाओं की नीड होती है सोना। तो फिर अब पंडित देवता, ब्राह्मण देवता बहुत परेशान होकर के रैदास के पास गए। रैदास ने क्या किया कि जो गमला था जिसमें चमड़े भिगोया था उन्होंने, उसको फेंका और उसमें जल भर करके और गंगा जी को आवाहन किया। फिर गंगा जी वहीं प्रकट हो गई और फिर एक कंगन दे दिया। कहने का मतलब है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो कहा है बिल्कुल सही कहा। पूजा दिन भर करने से कुछ नहीं होता है। पूजा मैं भी करता हूँ, और संयोगवश चैत्र की नवरात्र चल रही है और मैं 9 दिन की फास्टिंग, मेरा हर एक जो भी नवरात्र होता है पूरी फास्टिंग चलती है। भगवान को मानना ये गलत बात नहीं है, लेकिन जिस चीज को आप
नहीं जानते हैं, जो चीज एकदम बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, उसके बारे में जानने से बेहतर है समाज के लिए बेहतर कर जाना। हाँ जैसे जो छुआछूत की जो एक समाज में बातें आती है हाँ कि वो इस कास्ट के हैं, उस कास्ट के हैं, उस कास्ट के हैं, उसको मत छुओ। हाँ जहां छुआछूत की बातें, वहां तो छुआछूत की बातें होती ही नहीं है। लेकिन जहां छुआछूत की बातें नहीं करनी है, वहां छुआछूत की बातें होती है। हाँ मैं पूछता हूं कि एक बिजली है, बिजली अछूत है, इसको आप छुइए, देखिए क्या करता है। हाँ ये अछूत है, हाँ इसको नहीं छूना है, हाँ तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वही बिजली सबके घर जा रही है, हाँ उसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म, गंगा जी बह रही है, जाइए वहां पे देखिए, वहां पे मलमूत्र भी त्यागा जा रहा है, लोग स्नान भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, उनके पास कोई भी छूत नहीं है। हाँ, वहां कुत्ता भी पानी पिएगा और आदमी भी है। आदमी पानी पिएगा, हवा बह रहा है, उसमें कोई छुआछूत नहीं है। ये छुआछूत या जो भी चीजें, एक विडंबना है मेरे ख्याल से। सबके अंदर एक प्रकार की ही रक्त है, सबके अंदर एक प्रकार की है। अगर कहा जाता है अगर आपकी विचार अच्छी है तो आप ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अगर आपकी विचार अच्छी नहीं है तो आप शूद्र है। यह विचार पे मायने रखता है कि आपकी कास्ट क्या है। अगर आपकी बहुत अच्छी विचार है तो देखिए रैदास को पूजा जाता है, और कितने ब्राह्मण जो है मदिरा शराब पीते हैं और लात जूते भी गिरते हैं। तो बात है विचार की, और बात है अपने कार्य की, अपनी शैली की। यानी ज्ञान होने से ही आप ब्राह्मण हैं, बिल्कुल। अज्ञानी है तो बिल्कुल आपको भी शुद्र ही बनना पड़ेगा। ज्ञान और नॉलेज, जो आप बहुत सारे ज्ञान भी होते हैं, और वैसे लोग को देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उनकी बोलने की शैली बहुत गंदी है। हम लोग के यहाँ पेरेंट्स आते हैं, और पेरेंट्स आकर क्या कहते हैं, सर हमारा बच्चा गाली दे रहा था। एक वाक्य, बच्चा मेरा गाली दे रहा था। मैंने बोला ठीक है, मैं समझा देता हूँ। मैं शाम को गया उसके घर, किसी कारण से देखा कि पेरेंट्स ही गाली दे रहे थे। अब बताइए ना, आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? आप बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मेरा गाली ना दे, और आप ही घर पे वैसे वैसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटलिटी होती है, जो देखता है वो सीखता है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप देखिए उसको, आप कुछ नहीं सिखाया है, फिर भी बच्चा को देखते हैं ना, वो बैठ कर अगरबत्ती दिखाने लगता है, क्योंकि अपने माँ को देखा होता है ना कि माँ अगरबत्ती दिखा रही है। तो बात वैसी ही है कि जैसा पेरेंट्स करेंगे, जैसा समाज करेगा, वैसा बच्चा होना ही होना है। देख के सीखने की क्षमता बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए वहां से वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट और आखिरी सवाल हम लोग कर रहे हैं, इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं या पूजा पाठ में काम कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र के बारे में बताइएगा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर इसमें तो चुनौती बहुत है, बहुत है। थोड़ा सा प्रकाश करो। प्राइवेट स्कूल्स या कोचिंग है, मेरा मानना है, मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा विचार नहीं है मैं किसी को टिप्पणी करूं, बट प्राइवेट स्कूल्स में होते क्या है या कोचिंग्स में क्या होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, और जब आती है बात फी कलेक्शन की तो पेरेंट्स अपनी बहुत सारी समस्या सुनाने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए कि दिन भर आप काम करें और भोजन के टाइम कहा जाए कि गैस खत्म है, सामग्रियां नहीं है जिससे बनाकर खिलाया जाए, कल मिलेगा भोजन, फिर अगले दिन बोला जाए कि देखिए ना कल मिलेगा भोजन, तो क्या आप फिर चलने लायक भी बच पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक वैसा ही होता है प्राइवेट स्कूल्स या कोचिंग वाले शिक्षक संचालकों के साथ, वो पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग में अधिकतर लोग वही हैं जिनके पास बेस्ट करने की एक क्षमता है, अच्छा करने की क्षमता है, उनके पास अपने विचारों और अपने एजुकेशन पे इतना उनको ट्रस्ट है कि मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ, वही लोग इस क्षेत्र में आते हैं। और फिर उनको चुनौती क्या होती है, बच्चे पढ़ने के बाद पेरेंट्स पैसे देने में आनाकानी करने लगते हैं, और एक सिचुएशन ऐसे आने लगता है कि बहुत बेस्ट करने वाला लड़का का पढ़ाई से कहीं ना कहीं संपर्क टूटने लगता है, बोझिल होने लगता है। ठीक वैसा ही ये पंडित जी वाले जो सेक्टर हैं जहाँ पे लोग पूजा पाठ करवाते हैं, पूजा करवाएंगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, और जब बात आती है दक्षिणा की, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। अगर आप दक्षिणा संतुष्ट जनक नहीं दे रहे, ब्राह्मण को भी वैसा होना चाहिए कि संतुष्ट हो जाए, हाँ उसको भी संतुष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि यजमान दे रहा है तो और दे दे और दे दे, व्यू नहीं। और यजमान को भी सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मण की पारिश्रमिक धन होता है वो मुझे देना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे रामायण में कहा गया है कि बिने न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत।
ये भगवान राम कहते हैं। ये रामायण की बहुत ही बेहतर प्रसंग है। इसकी थोड़ा सा हिंदी में भी बहुत ही उच्चारण कर बेहतर दिया जाए, प्रसंग है। बहुत अच्छा। भगवान राम बैठे हैं और बैठ करके विनय कर रहे हैं, जी निवेदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे भैया इसकी जरूरत नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग के पास अस्त्र है, शस्त्र है, ताकत है, सब चीज से हम लोग परिपूर्ण है, तो फिर हम लोग को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उठाइए धनुष बाण, करते हैं अगला काम। राम जी कहते हैं, ना जो काम प्रेम से बन जाता है उसको प्रेम से करना चाहिए। वही हाल होता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के साथ। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बहुत प्रयास करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, और ठीक वैसे ही जैसे राम जी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब राम जी ने बोला, भाई धनुष बाण का अब उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद उनको मार्ग मिला। सिचुएशन जिंदगी में ऐसे ही आती है, वह एजुकेशन की सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। आप अपने जीवन में जब तक अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख सकते हैं, तब तक आपको जिंदगी जीने की मजा नहीं आएगी। और सबसे बड़ी तो समस्या ये हो जाती है हम लोग के समाज में कि बच्चों को देखिए ना, आजकल बच्चे 16 साल 18 साल के हैं और एक अपाची गाड़ी ले लिए, अपाची गाड़ी से उड़ रहे हैं, फोन चला रहे हैं, उनके पास वैसे वैसे चीजें जिनकी उन्हें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी यूज कर रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए एक चीज कहूंगा कि बाप के दौलत पे घमंड क्या करना, बाप के दौलत पे घमंड क्या करना। मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड बाप करे, तब मजा आएगी। जब आपका बाप घमंड करेगा कि मेरा बेटा, मेरा धन मेरा बेटा नहीं बनाया, तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आजकल के बच्चों की जो ब्रेन है ना, सीधे उल्टा है। वो बाप के दौलत पे घमंड करते हैं, और जब बाप की वो दौलत समाप्त हो जाती है तो बेटे की स्थिति क्या हो जाती है। इसलिए बेस्ट करना है तो आप बेस्ट सोचिए, और अपने पेरेंट्स पे आश्रित ना होकर के पेरेंट्स को ऐसा कीजिए कि वो पेरेंट्स आप पे आश्रित हो जाए, तब आपको और अच्छा फील होगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि बेटे की पहचान बाप के नाम से नहीं, बेटे की पहचान, बाप की पहचान बेटे के नाम से होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक के 2 एपिसोड हमारे 2 लोगों के साथ तो खास मेहमान थे, चल चुका है। तीसरे एपिसोड की शूटिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी तक मैं अपने दर्शकों से ये नहीं कहा था कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपके माध्यम से भी आप अपने दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को भी, और मैं भी कह रहा हूँ, हम दोनों आदमी मिल करके इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए फेसबुक पर संघर्ष आपका जो है चैनल, इसको आप लोग जहाँ कहीं भी देखें उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ एपिसोड को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आपके द्वारा चैनल के बारे में कुछ बताएं। संघर्ष आपका जो चैनल है, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ये बताएं कि आपको बेस्ट क्या लगा। हाँ, और आप समाज के लिए और क्या चाहते हैं, किस टाइप के इस चैनल के माध्यम से दिया जाए जिससे समाज में परिवर्तन हो सके, समाज में हमारे बच्चों की उस चीज की नीड्स को पूरा हो सके। क्योंकि संघर्ष आपका ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं पाई आर पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने इसको खोजा था जी। अगर 2 और 2 4 कहते हैं तो किसी ने इसको खोजा है। हाँ। अगर उस चीज को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हम उसको सिद्ध करने में पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं संघर्ष आपका चैनल है। इस संघर्ष आपका में होता क्या है कि सभी लोग अपने संघर्ष के बारे में बतलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चों को उससे ये मौका मिलता है कि सिचुएशन और हालात से हम कैसे निकल सकते हैं। तो ये संघर्ष आपका चैनल बहुत बेस्ट है। इस संघर्ष आपका चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो भी विचार हो सीधे कमेंट बॉक्स में दे, ताकि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं उसको समझें और फिर उस पर काम करें ताकि समाज में बेस्ट हो सके। एक ऑप्शन मैं आज ये भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके परिचित, आपके जानने वाले वैसे व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके अपने जीवन में यहाँ तक आए हैं, उनका नाम और पता हमें देंगे तो मुझे उनको बुलाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, और मैं उनसे डायरेक्ट अगर नंबर मिल जाता है तो बात करके आपके पूछे गए सवालों को मैं यहाँ उनसे पूछूंगा, और आपके सवाल जो आप उनसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं वो भी सवाल आपके माध्यम से हमारे पास आएगा,
और उनके इस चैनल के माध्यम से आपके पास तक उनका जवाब पहुंच जाएगा। तो आप सभी कमेंट करें ताकि आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट इसके लिए भी करें कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग और अच्छे कार्य को कर रहे हैं, खास करके एजुकेशन में या किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके संघर्ष को हम लोग दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय धन्यवाद सर दिया। आपको भी। ऐसे ही आप इसको सुने और सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि आपके बच्चे इससे प्रेरित हों और प्रेरित होकर के एक बहुत बड़ा आदमी बने, जिससे गांव समाज देश के साथ साथ इस चैनल को भी गर्व हो कि मैंने कुछ चलाया जिससे बच्चों को बहुत अच्छा मिला और बच्चे बहुत बेस्ट किए। थैंक यू।